हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट मिनट टिप्स के बारे में, जो कि होने वाला है आपके CSIR 2023 से रिलेटेड। इस वीडियो में हम ऑल ऑफ टोटल सभी चीजों के बारे में बात करेंगे कि क्या करना चाहिए। एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी भी मैंने इसी में इंक्लूड कर दी है। तो मे भी आपको ये सारी बातें ऑलरेडी पता हो, लेकिन अलर्ट रहना या फिर इन्फॉर्म करना जो है मेरी ड्यूटी है। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो रीड योर एडमिट कार्ड केयरफुली व्हेन अवेलेबल। जो आपका एडमिट कार्ड आपको अवेलेबल करवा दिया जाए तो प्लीज उसको अच्छे से पढ़िएगा। उसमें क्या लिखा है, किन चीजों को फॉलो करने के लिए कहा गया है, उन सभी चीजों को फॉलो करना है। अक्सर मैंने बच्चों को देखा है कि जब एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाता है तो वो XYZ लोगों से पूछते रहते हैं कि इसका क्या करना है, इसका क्या नहीं करना है, ऐसे करवाना है या ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट करवाना है या कलर प्रिंट आउट करवाना है। सब कुछ आपको एडमिट कार्ड में ही मेंशन होता है कि क्या करवाना है और क्या नहीं करवाना है। इतना ही नहीं, ये भी मेंशन होता है कि किन किन चीजों को आपको एग्जाम हॉल में ले जाना है, पेन ले जाना है या नहीं ले जाना है, और अगर ले जाना है तो कौन से कलर का प्रेफरेबल होगा। हर चीज वहां पे मेंशन होती है। तो जो चीज के लिए आप यहाँ वहां भाग के अपना टाइम वेस्ट करते रहते हो, वो चीज आपकी ऑलरेडी एडमिट कार्ड में मेंशन होती है। तो मेक श्योर आप अपने एडमिट कार्ड को ही बहुत ध्यान से पढ़ लोगे ना, तो मैक्सिमम चीजें वहां पे क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है रीच सेंटर ऑन अर्ली बेसिस। मैं मानती हूँ कि अगर मान लीजिए एग्जाम जो है 9 बजे शुरू होने वाला है, तो 8:50 पे पहुंचने के बजाय आप भले एग्जामिनेशन सेंटर पे 1 घंटे पहले पहुंच जाइए। क्योंकि अगर आप लेट हो रहे होते हो ना, तो आपका पैनिक लेवल और बढ़ता है। और अक्सर ऐसा होता है कि जब आप रश में होते हो, कहीं पे आप ट्रैफिक में फंस गए, या फिर मान लीजिए कुछ ऐसे वहां पे जिस रास्ते से आप जा रहे हो वहां पे कुछ ऐसे हादसे हो गए जो कि आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, तो उस केस में जो है आपका पैनिक लेवल और बढ़ जाता है। ऑब्वियसली उस टाइम पे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, और वो चीजें ऑब्वियसली एग्जाम हॉल में आपके ऊपर इफेक्ट डालती हैं। तो मेक श्योर आप भले ही सेंटर पे 1-2 घंटे अर्ली पहुंच जाओ, वो ज्यादा बेटर है रेदर देन सेंटर पे लेट पहुंचना। और कितने ही ऐसे सेंटर में रिपोर्ट किया गया था स्टूडेंट के द्वारा कि जब वो सेंटर पे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट लेट पहुंचे तो उनको एंट्री ही नहीं दी गई। तो ऐसे जो एक्सीडेंटल इवेंट होते हैं, उनसे बचने के लिए बेटर है कि आप जो भी आपका सेंटर है उस पर आप अर्ली बेसिस पे पहुंच जाइए, क्योंकि आपको एडवांस में आपका सेंटर और सिटी को जो है बता दिया गया है कि कहाँ आपका सेंटर पड़ने वाला है। तो वहां पे आप अपने आने जाने का जो भी अरेंजमेंट है, जो भी व्हीकल है, उसको आप उसी अकॉर्डिंग जो है फिक्स कर लीजिए, ताकि आप अर्ली बेसिस पे पहुंचे, ना कि लेट बेसिस पे। नेक्स्ट, स्टार्ट पेपर विद द पार्ट सी और पार्ट बी। डिपेंड करता है, अगर आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है तो यू कैन स्टार्ट विद पार्ट बी, और अगर आप चीजों को जल्दी जल्दी भूलने लगते हैं तो स्टार्ट विद पार्ट बी। पार्ट सी या पार्ट बी, इन दोनों में से किसी भी पार्ट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप किस तरीके से चीजों को हैंडल करते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना कि एग्जाम देने से पहले जो है बहुत सी चीजों को रिवाइज करके गए होते हैं, याद करके गए होते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि वो जल्दी जल्दी भूल जाएंगे। तो उनके लिए बेटर होता है कि वो पार्ट बी के साथ स्टार्ट करें, और जो बच्चों के साथ ऐसा इशू नहीं है वो पार्ट सी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। पार्ट ए के लिए आप लास्ट में टाइम दीजिए। इतना ही नहीं, आप टाइम को डिवाइड कर दीजिए कि पार्ट बी को कितना टाइम देना है, पार्ट सी को कितना देना है, पार्ट ए को कितना देना है। अगर रफली देखा जाए तो आप जो है पार्ट बी में 40 से 45 मिनट स्पेंड कर सकते हैं, पार्ट ए में आप आधे घंटे से लाइक 35-40 मिनट स्पेंड कर सकते हैं, और बचा हुआ टाइम जो है पार्ट सी में आप दे सकते हैं। पार्ट सी में कोशिश कीजिए मैक्सिमम टाइम देने की, क्योंकि आपका जो पेपर होता है वो मेनली 3 घंटे का होता है। तो अगर आप 1.5 घंटा मान लीजिए कि इसमें देते हैं, पार्ट सी में देते हैं, तो बाकी के 1.5 घंटे को आप डिवाइड कर सकते हैं पार्ट बी एंड पार्ट ए में। और अगर पार्ट ए आपका अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, तब तो आपको मैक्सिमम टाइम का पार्ट बी और पार्ट सी में ही देना पड़ेगा। डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन अनप्रिपेयर्ड पार्ट। अक्सर ऐसा होता है ना कि जब पेपर हमारे, हम पहले से कितना भी दिमाग को समझा के रखें, लेकिन जब पेपर हमारे सामने आता है ना, तो हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन पढ़ने लगते हैं। बट आपको ये करना है कि जब भी आपको पेपर आपके स्क्रीन पे आता है, जो भी क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन का 1 से 2 लाइन पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि वो आपके प्रिपेयर पार्ट से है या अनप्रिपेयर पार्ट से है। यानी जिस पार्ट की आपने तैयारी की है, जिस यूनिट की आपने तैयारी की है, उस यूनिट से वो सवाल है या किसी और यूनिट से सवाल है। तो हमेशा आपको जो अपना स्ट्रैटेजी रखना चाहिए कि आप जो यूनिट आपने प्रिपेयर नहीं किया है, उस यूनिट के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना ही नहीं है। उस यूनिट के क्वेश्चन पे आपको अपना टाइम तब स्पेंड करना है जब आपके पास टाइम बहुत ज्यादा बचा हो, और आपको लग रहा होगा कि चलो कुछ क्वेश्चन और ट्राई करके देखते हैं। मतलब कि उसको आपको लास्ट के लिए आप रख सकते हो, लेकिन शुरुआत में आप अपना जितना भी आप कह सकते हो कि टाइम हुआ या फिर आपका अटेंशन हुआ, वो उन पार्ट पे देना है जो कि आप यहाँ से प्रिपेयर करके गए हो। यानी उन यूनिट्स पे देना है जो कि आपने प्रिपेयर किया है। जो यूनिट्स आपने प्रिपेयर नहीं किया, उसमें स्टार्टिंग में ही रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कहा जाता है, और ये चीज आपने खुद भी नोटिस की होगी, कि शुरुआत में आपकी जितने सवाल बनते रहते हैं ना, वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करते रहते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल को स्टार्टिंग में बूस्ट करना जरूरी है। लेकिन अगर आप शुरुआत में ही ऐसे पार्ट को टारगेट कर लेते हो जो आपने प्रिपेयर नहीं किया है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होने लगता है। स्टार्ट विद द कॉन्फिडेंट पार्ट। जिस भी यूनिट से आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप उस यूनिट से स्टार्ट कर सकते हो। ऑल दो सैडली पेपर में जो है यूनिट्स मेंशन नहीं होते हैं, आपको क्वेश्चंस खुद खोजने पड़ते हैं। इसलिए बेटर होता है, मान लीजिए आपने पार्ट सी के लिए ऑप्ट किया, तो पार्ट सी के लिए जब आप ऑप्ट करते हो तो वहां से 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट करके पढ़ने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट करके अगर उस मतलब जो यूनिट आपने प्रिपेयर किया है, उस यूनिट में अगर आप मतलब जिस यूनिट के लिए आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि नहीं, ये यूनिट में सबसे अच्छी आती है,
तो भले ही शुरुआती टाइम में जो है आपको टाइम लगे, लेकिन आप शुरुआत उसी पार्ट से कीजिए, क्योंकि अगर उस पार्ट के क्वेश्चंस आप मैक्सिमम अटेंड कर लोगे ना, तो आपको एक तरीके से आप कह सकते हो कि आप धीरे धीरे सेटिस्फाई होना शुरू हो जाओगे अपने तैयारी से जो आपने अभी तक की है, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होता रहेगा। उसी का इस्तेमाल करके आप फर्दर मूव कर पाओगे। तो हमेशा उस यूनिट से शुरुआत कीजिए जिसके लिए आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है। भले आपने कोई यूनिट प्रिपेयर किया लेकिन वो आपके लिए रिस्की यूनिट है, तो उसके क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट मत कीजिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम अगर शुरुआत का ही जो क्वेश्चन का सिलेक्शन होता है वो अगर टफ कर लेते हैं, तो हम उसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम एक तरीके से हताश होने लगते हैं, मतलब मेंटली डाउन होने लगते हैं। ऐसा लगने लगता है हमको कि यार कुछ क्वेश्चन तो मुझसे हो नहीं रहा है, शुरुआत का ही क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा है। तो इस टाइप की जो दिमाग में थॉट्स होते हैं ना, वो आपके मोरल को और ज्यादा डाउन कर देते हैं। तो हमेशा शुरुआत जो है अपने कॉन्फिडेंट पार्ट से कीजिए, जिस यूनिट के लिए आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है। गिव मोर टाइम टू द लेंथी क्वेश्चन। छोटे क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड कीजिए और बड़े क्वेश्चन पे टाइम ज्यादा स्पेंड कीजिए। अगर जनरली देखा जाए तो आप पर क्वेश्चन जो है अपनी टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग पर क्वेश्चन आप टाइम डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितना देना चाहते हैं। स्पेशली पार्ट सी में ये मैनेजमेंट की जरूरत होती है, पार्ट बी में तो उतना जरूरत नहीं है। मेरा मानना है कि पार्ट बी में जो क्वेश्चन होता है वो हार्डली 1 से 2 मिनट लेता है, उससे ज्यादा टाइम नहीं लेता है, लेकिन पार्ट सी ये क्वेश्चन टाइम देते हैं। तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उस पर टाइम कम दीजिए, लेकिन लेंदी क्वेश्चन, अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों को लगता है लेंदी क्वेश्चन है तो टफ होगा, बट ऐसा नहीं है। इतनी जगह क्वेश्चन काफी ज्यादा लेंदी होता है, लेकिन आप एट द एंड में जब क्वेश्चन पूरा खत्म करते हो ना, तो आपको पता चलता है कि क्वेश्चन तो काफी ज्यादा आसान था और उसके आंसर भी तुरंत निकल जाते हैं। तो आपका जितना टाइम जाता है उस क्वेश्चन को पढ़ने में और उसको समझने में जाता है, आंसर निकालने में तो टाइम जाता ही नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि लेंदी क्वेश्चंस को हमेशा छोड़ के ना आए, या फिर उसको डायरेक्टली अवॉइड ना कर दें, क्योंकि लेंदी क्वेश्चंस में हिंट काफी ज्यादा होते हैं और वो सिर्फ आपका टाइम लेते हैं रीड करने में, लेकिन आंसर उसके तुरंत निकल जाते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन एक्चुअल में लेंदी ऐसे होते हैं जो कि टफ भी होते हैं, तो वो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये तो सॉल्व नहीं हो रहा है। तो जो क्वेश्चन जिस तरीके से टाइम की डिमांड करता है आप उस तरीके से उसे टाइम दे सकते हैं। नेक्स्ट, मार्क योर सेफ साइड स्कोर। पेपर में आप ऑब्वियसली अपना जो अपना अटेम्प्ट है वो दे ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अपना सेफ साइड स्कोर भी मार्क करते रहिए। मतलब कि अभी तक आपने कितने का अटेम्प्ट दिया, कितने का मेनली जो है आप सही कर चुके हो। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि और क्वेश्चन पे रिस्क लेना है या नहीं लेना है। जैसे कि मैं स्टूडेंट को कहती हूँ कि अगर 120 प्लस हो गए हैं आपके मार्क्स, लेकिन 120 प्लस आपके मार्क्स तब होने चाहिए नेगेटिव्स को एक्सक्लूड करके, ठीक है। यानी आपको अटेम्प्ट ऑब्वियसली 120 से ज्यादा का देना पड़ेगा। जब आप 120 से ज्यादा का अटेम्प्ट दोगे तो उसमें कुछ गलतियां भी होंगी, उन गलतियों को नेगेटिव मार्किंग के द्वारा हटाया जाएगा। उसके बाद आपकी फाइनल जो स्कोरिंग है वो 120 आनी चाहिए, तब आप सेफ साइड पे माने जाते हो। तो सेफ साइड स्कोर आपको मार्क करना है, यानी आपने कितने का अटेम्प्ट किया है और कितना आपका आएगा, इस बात को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि 120 अगर सेफ साइड है तो आपको 120 का ही स्कोर 120 का ही अटेम्प्ट देना है। तो अटेम्प्ट को ध्यान में रखिएगा सही, और स्कोर के बदले में यहाँ पे अटेम्प्ट कर दे रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अटेम्प्ट सेफ साइड का रहना जरूरी है, तभी जाकर समझ में आता है कि यस आप कहाँ पे लाइक करोगे। कम बहुत ज्यादा आपने कम मार्क्स भी अगर स्कोर किया, मान लीजिए 60 किया 70 किया, तो उसमें तो वैसे भी कुछ क्वालिफाई नहीं होने वाला। एट दैट टाइम आप रिस्क ले सकते हो। लेकिन अगर ऐसा है कि आपने 140 का अटेम्प्ट कर लिया है तो और उसके बाद के क्वेश्चन आपको रिस्की लग रहे हैं, तब आपको रुक जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपने 140 भी किया है और अगर आपके 1 से 2 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन गलत भी होते हैं, तो भी आप कहीं ना कहीं 120 पे जाकर रुकोगे। तो सेफ साइड स्कोर की बात करूं तो अगर आपके 120 प्लस बन जाते हैं आफ्टर नेगेटिव मार्किंग को हटाने के बाद 120 बन जाते हैं, तब वो आपके लिए सेफ साइड स्कोर हो जाता है। लेकिन ऑफ कोर्स उसके लिए आपको सेफ साइड अटेम्प्ट करना होता है जो कि 120 से ज्यादा का होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हैव फेथ ऑन व्हाट यू हैव लर्न टिल नाउ। ये बहुत ज्यादा जरूरी है एक चीज, कि आपको यकीन रखना होता है कि आपने अभी तक जो प्रिपेयर किया है वो कहीं ना कहीं काम आएगा। अभी जो सबसे ज्यादा एक कह सकते हो मैं कि एक सिंड्रोम सामने आ रहा है वो ये है, दैट इज द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बच्चे को आता बहुत कुछ है, लेकिन वो उसको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मैंने कुछ नहीं याद किया है। तो ये जो कॉन्फिडेंस जो अभी से ही डाउन जा रहा है ना, इसको आपको डाउन नहीं जाने देना है। अभी तक इतने, मान लीजिए आप 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, 6 महीने से कर रहे हैं, 8 महीने से कर रहे हैं या 9 महीने से कर रहे हैं, ये टाइम ऐसे ही वेस्ट तो नहीं गया होगा, कुछ तो आपने लर्न किया होगा। ऐसा होता है कि जब हम घबराहट में होते हैं तो बहुत सी याद की हुई चीज भी मतलब हमको ऐसा फील होता है कि हम भूलने लगे हैं। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। जब आपके सामने क्वेश्चन आता है ना, तो एक क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन उसी पे रखता है। एंड दैट टाइम अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत सिंसियर तरीके से हुई है, बहुत अच्छे से हुई है, तो फॉर श्योर वो चीज आपको याद आने लगती है कि यस आपने क्या पढ़ा था और इसका क्या आंसर होगा। तो एक यकीन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप खुद पे यकीन रखते हो तो उसी कॉन्फिडेंस के सहारे जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। लेकिन अगर आपको खुद पे ही यकीन नहीं है तो सॉरी टू से एग्जाम हॉल में परसिस्ट करना और उस एग्जाम हॉल के इन्वायरमेंट को फेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये कहावत है ना कि यकीन पे इंसान बहुत कुछ कर जाता है, तो आपको भी वही यकीन अपने ऊपर बना के रखना है। किसी और पे तो यकीन बनाने की बात ही नहीं हो रही है। बस आप इस बात पे यकीन रखिए कि आपने जो पढ़ा है वो आपके काम आएगा, और इसी यकीन के साथ आपको अपना बेस्ट देना है एग्जामिनेशन हॉल में। अलर्टनेस अबाउट ट्रू करेक्ट नॉट ट्रू, ये चीज बहुत कॉमन है। बच्चे जो है अक्सर कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिसको देख के मजा आ जाता है, फिर उसके बाद हम जो है उस ओवर कॉन्फिडेंस में आके क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, और जो क्वेश्चन में कहीं छोटा मोटा सा ट्विस्ट होता है हम उसे स्किप कर जाते हैं और फटाफट से आंसर मार्क कर देते हैं। अब उससे होता यह है कि
ऑब्वियसली वो क्वेश्चन गलत हो जाता है और उसका अफसोस हमको और ज्यादा होता है क्योंकि वो क्वेश्चन ईजी आया था। तो चाहे क्वेश्चन कितना ही टफ हो, कितना ही ईजी हो, कितना ही पढ़े हुए एरिया से क्यों ना आया हो, इस चीज का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ट्रू स्टेटमेंट पूछा है, करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है। इस चीज को बार बार जो है आप ध्यान से पढ़िएगा कि पूछा क्या है, क्योंकि ऑप्शन में गलत ऑप्शन भी हमें, गलत ऑप्शन से भी हम अवेयर होते हैं, सही ऑप्शन से भी हम अवेयर होते हैं, लेकिन सेलेक्ट क्या करना है वही सही चीज डिसाइड करता है। तो इस टाइप के सिली मिस्टेक तो मैं अब बच्चों से एक्सपेक्ट करती नहीं हूँ, लेकिन अगर आप फिर भी करते हैं तो आप बोलते हैं ना कि आप फ्री में जो है सीएसआर को अपने नंबर देके चले आ रहे हैं, वो भी नेगेटिव के तौर पे। तो इस बात का ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में यही मेन जिस्ट होता है कि आपको आंसर क्या करना है, गलत आंसर करना है, सही करना है, या क्या पूछा गया है। और अगर आप वही बिना पढ़े हमेशा जो है गलत ऑप्शन ही पिक नहीं करना होता है, कभी कभी आपको ट्रू ऑप्शन भी पिक करने को बोला जाता है। तो इस बात का ध्यान रहे। टेक रिस्क इफ नीडेड। रिस्क यानी क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने का रिस्क आप तभी लीजिए जब आपके सेफ साइड अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं, यानी सेफ साइड जो मार्क्स हैं आपके वो नहीं बन रहे हैं, तभी आपको रिस्क लेना चाहिए। मान लीजिए एक बच्चे ने 150 मार्क्स का पूरा अटेम्प्ट दे दिया है, उसके बाद उसको रिस्क आई थिंक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर उसके बाद के क्वेश्चन, मतलब उसके बाद के क्वेश्चन अगर उसको आते हैं तभी रिस्क लेना चाहिए, अगर उसको नहीं आते हैं तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो रिस्क आप तभी लें जब जरूरत हो, और जरूरत आप अपनी खुद समझ सकते हैं कि यस आपकी स्कोरिंग कितनी हो पा रही है, क्योंकि अगर आपने अटेम्प्ट दिया है तो आप एक आइडिया लगा पाते हैं कि आप किस क्वेश्चन के लिए कितना ज्यादा श्योर हैं। तो रिस्क वही लीजिए जहां पे जरूरत है, अगर जरूरत नहीं है तो रिस्क लेने की भी रिस्क लेकर जो है आप अपने मार्क्स को और ज्यादा मिनिमाइज करेंगे, अगर स्पेशली आप उन क्वेश्चन पे रिस्क ले रहे हैं जो आपको ढंग से नहीं आते। यूज स्मार्ट वे वेयर डिमांडेड। कभी कभी क्वेश्चन में हमेशा हार्ड वर्क की डिमांड नहीं होती है, काफी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो स्मार्ट वर्क से भी सॉल्व हो जाते हैं। कितने ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, बस हमें थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना है, हमें अपना थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रैटेजी वहां पे इस्तेमाल करना है, थोड़ी सी अलर्टनेस इस्तेमाल करनी है और वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कितने ही ऐसे क्वेश्चन हमने देखे हैं ऑलरेडी। तो ऐसे क्वेश्चन में ऑब्वियसली आप अपना थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक जो आपका प्लानिंग होता है वो लगाइए, जरूरी नहीं है वो क्वेश्चन हार्ड वर्क से ही सॉल्व हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है आपको एक तरीके से बोनस मार्क्स देके चले जाते हैं। तो ये था सारा का सारा एक एरिया जहां पे मैंने डिस्कस किया कि आपको लास्ट मिनट में जो है किन किन चीजों को फॉलो करना चाहिए, एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, कैलकुलेटर होगा या नहीं होगा वो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन कर दिया जाएगा, तो उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कैलकुलेटर को यूज कैसे करना है इससे रिलेटेड वीडियो भी टीचिंग पाठशाला पे है, तो वो आप देख सकते हैं, ताकि अगर कैलकुलेटर आए तो आप उसका इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा आपके जो आपके सीएसआर नेट का एग्जाम होने वाला है इसके लिए आपको इंटरफेस कैसा मिलेगा और उसे कैसे हैंडल करना है। तो सबसे पहले अगर आप मेरे स्क्रीन पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो आपको इंटरफेस देखने को मिला ये बिल्कुल वही इंटरफेस है जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा। यहाँ आपका नाम होगा, यहाँ पे आपके सब्जेक्ट का नाम, यहाँ पे टाइमर रन करेगा, यानी हर एक मिनट बाद आप देख सकते हो कि कितना टाइम बाकी रह गया है। तो अगर हम बात करें इंस्ट्रक्शन की, तो इंस्ट्रक्शन में जो क्वेश्चन आप विजिट नहीं करोगे वो ग्रे कलर का नजर आएगा, जिसको विजिट करके आंसर नहीं करोगे वो ऑरेंज कलर का नजर आएगा, जिसको आप आंसर कर दोगे दैट विल बी इंडिकेटेड इन ग्रीन कलर, और जिसको आप विजिट करोगे लेकिन पढ़ने के बाद उसको मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़ दोगे बिना आंसर किए तो वो पर्पल कलर में नजर आएगा। और जिस क्वेश्चन पे आपने विजिट किया है आंसर देने के बाद उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है तो वो क्वेश्चन जो है आपको पर्पल कलर के डॉट में एज वेल एज उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का सर्कल बना हुआ मिलेगा। मेक श्योर फाइनल आंसर सबमिट करने से पहले, यानी जब आपका टाइम ओवर हो जाएगा उससे पहले अगर आपने ये मार्क फॉर रिव्यू वाला ऑप्शन मतलब कि एज इट इज ही रहने दिया तो भी ये वाला जो पोर्शन होगा ये इवैल्यूएशन में ले लिया जाएगा। मतलब यहाँ पे जो आपने आंसर मार्क किया है उसके बाद रिव्यू के लिए छोड़ दिया है तो ये आपका आंसर जो है वो लोग कंसीडर कर लेंगे और उसको चेक कर देंगे, चाहे वो आपका आंसर सही हो या गलत हो, मतलब कि वो इवैल्यूएट कर लिया जाएगा। इस तरीके से सारे क्वेश्चन नंबर आपको दिखेंगे अपने स्क्रीन पे, और 1 2 3 करके आप इस पे भी क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो, या फिर डायरेक्टली जो है यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकते हो, या फिर यहाँ से भी बढ़ सकते हो। ये ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिया होगा या इनमें से कोई भी एक ऑप्शन दिया होगा। हिंदी इंग्लिश को सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी आपके स्क्रीन पे ही मिल जाएगा जब आप इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे होंगे। क्वेश्चन को मान लीजिए आपने ये आंसर किया है, क्लिक कर दिया, उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। अगर आपको आपने आंसर दिया है उसके बाद आप उसको मार्क फॉर रिव्यू करना चाहते हो तो इस पे सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर दोगे। अगर आपने कोई आंसर टिक कर दिया है लेकिन आप उसको इरेज करना चाहते हो, मिटाना चाहते हो, तो आप क्लियर रिस्पॉन्स पे क्लिक कर दोगे। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसको आप आंसर नहीं देना चाहते हो लेकिन उस पर बाद में सोचना चाहते हो इसलिए आप उसको रिव्यू कर रहे हो तो मार्क फॉर रिव्यू करके आप नेक्स्ट कर दोगे। नॉर्मल नेक्स्ट भी ऑप्शन पे आता है तो आप उसको भी कर सकते हो, सबमिट करके आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो ये सबमिट ऑप्शन हमेशा स्क्रीन पे नहीं रहता है, लास्ट में भी रहता है, कहीं कहीं पे हमेशा भी रहता है, तो वो डिपेंड करता है कि इनमें से कितने फीचर वो आपकी स्क्रीन पे डालेंगे, उसके अकॉर्डिंग यू कैन प्रोसीड। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन को हमने आंसर कर दिया यानी ऑप्शन पिक कर लिया तो ये देखिए ग्रीन कलर का नजर आ जाए। इसके अलावा आपके पास कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी उसका जल्द से जल्द जो है आपके लिए आंसर प्रोवाइड करने की। And do not forget to subscribe Teaching Pathshala for more such video updates. Thank you so much everyone and all the very best for your exam. बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और यकीन रखिए अपने ऊपर, आपने पढ़ा है तो वो फ्रूटफुल आपको रिजल्ट देगा ही देगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय बाय।